स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों पार्लियामेंट के अंदर एक और बहुत बड़ा बिल आने वाला है। जैसा कि आपको पता होगा, रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आया था दिल्ली सरकार को लेकर कि दिल्ली में जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनका ट्रांसफर की पावर किसके पास होगी। तो वो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक ऑर्डिनेंस लेकर आए और इस ऑर्डिनेंस को ऑब्वियस सी बात है पार्लियामेंट से पास कराना पड़ेगा, जिसको लेकर अरविंद केजरीवाल ने साफ साफ कह दिया है कि मैं पूरे देश के अंदर जो बाकी के ऑपोजिशन पार्टीज हैं उनके पास जाऊंगा, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस बिल को राज्यसभा में पास मत होने देना, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो पूर्ण बहुमत होता है 50% से ज्यादा, वो राज्यसभा में नहीं है। तो इसी के बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है यहां पर, ये अभी तक क्या हुआ और किस तरह से चीजें प्ले आउट हो सकती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, अगर आप हमारा यूपीएससी 2024 का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, चाहे वो मॉर्निंग का बैच हो, इवनिंग का बैच हो, ये दोनों, मॉर्निंग का स्टार्ट हो चुका है, इवनिंग का 25 मई से स्टार्ट हो रहा है। हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक है, वहां पर जाकर यूज करिए कोड अंकित लाइव ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले। ये जो पूरा बैच है दोस्तों, इसके अंदर आपको सारे फीचर्स, जितने भी मेजर चीजें हैं वो सब कुछ दिया हुआ है। और खास बात यह है कि अगर आपका प्रीलिम्स क्रैक हो जाता है तो फ्री ऑफ कॉस्ट में मेंस की तैयारी यहां पर स्टडी IQ के हेडक्वार्टर आकर कर सकते हैं। और इसके अलावा 2025 की तैयारी करनी हो, NCERT का बैच कोई भी हो, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। और इसके साथ साथ अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसके ऑप्शंस पर क्लिक कर कर आप आंसर ले पाओगे। चलिए शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली किया क्या था। देखो, 11 मई को सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया था। इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय लिया कि दिल्ली के अंदर जो नेशनल कैपिटल टेरिटरी होती है उसके अंदर जो अथॉरिटी होगी सर्विसेज के ऊपर, अब सर्विसेज कहने का मतलब यह हुआ कि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो IAS ऑफिसर्स हैं, जो काम करते हैं दिल्ली के अंदर, दिल्ली सरकार के अंदर, उनको ट्रांसफर करने की पावर LG के पास ना होकर, ये जो पावर है बेसिकली जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, और इलेक्टेड गवर्नमेंट इस समय दिल्ली में आपको पता है आम आदमी पार्टी की सरकार है, अरविंद केजरीवाल जी CM हैं, तो उनके पास ये पूरी पावर होनी चाहिए। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अगर ये ट्रांसफर की पावर उनके पास नहीं होगी तो एक प्रकार से जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है लेजिस्लेचर का पब्लिक के तौर पर, ये सारी चीजें डेमोक्रेसी के अंदर फेल हो जाएंगी। ये सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया। लेकिन दूसरी तरफ जो सेंट्रल गवर्नमेंट का मानना था कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनका ऐसा कहना है कि देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट का ऐसा मानना है कि दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित, एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि वहां पर एक स्पेशल स्टेटस दिया गया है दिल्ली को, जिसकी वजह से क्या होता है कि काफी सारी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होनी चाहिए। और इसी निर्णय को पलटने के लिए, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को पलटने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट एक ऑर्डिनेंस लेकर आई। अब आपको पता ही होगा, हमारे संविधान में आर्टिकल 123, इसके तहत प्रेसिडेंट के पास पावर होती है कि अगर पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, जो कि पार्लियामेंट इस समय सेशन में नहीं है, तो वो यहां पर ऑर्डिनेंस लाकर एक मतलब कानून ला सकती है, बिना पार्लियामेंट से पास कराए उसको कानून ला सकती है। लेकिन ध्यान रखिएगा, 6 महीने के अंदर पार्लियामेंट से इस पूरे कानून को, इस ऑर्डिनेंस को पास कराना होता है बिल के फॉर्म में। तो यहां पर आप देख सकते हो कि सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय को खत्म करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ये एक ऑर्डिनेंस लेकर आती है, जिसके तहत यहां पर नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी, एक नई प्रकार की जो सर्विस कमीशन है वो बनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, पहली बार दिल्ली के लिए इस तरह का अलग से नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया है ऑर्डिनेंस के माध्यम से। और इसमें ट्रांसफर करने वगैरह की पावर, ये सारी चीजें अगेन LG के पास आ जाएंगी। ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया। लेकिन यहां पर अब क्या हुआ कि जैसे ये सारी चीजें हुई, ये पूरा मामला फिर से अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। क्या हुआ कि यहां पर आप देख सकते हो कि ऑर्डिनेंस जो लाया गया है यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा, तो वो ऑब्वियस सी बात है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ है। तो एक प्रकार से सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक रिव्यू पिटीशन सुप्रीम कोर्ट के अंदर डाला है, एक अगेन पिटीशन डाला है कि आपका ये जो निर्णय था 11 मई को, हम चाहते हैं कि इसको वापस से रिव्यू किया जाए, क्योंकि हमें नहीं लगता कि ये निर्णय सही था, और इसीलिए हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को कि इस निर्णय को जो है वापस से रिव्यू किया जाए। ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट ने पिटीशन डाला। और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी की जो सरकार है दिल्ली के अंदर, उन्होंने भी यहां पर एक पिटीशन डाला सुप्रीम कोर्ट में कि ये जो ऑर्डिनेंस लाया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा वो गलत है, ऐसा ऑर्डिनेंस नहीं लाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जाता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का ये निर्णय आया था कि
ब्यूरोक्रेट्स को ट्रांसफर करने की पावर दिल्ली सरकार के पास है। तो कई सारी खबरें आ रही थी लगातार कि दिल्ली सरकार ने अचानक से कई सारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको ट्रांसफर करना स्टार्ट कर दिया, जिसमें से एक मामला था यहाँ पर आशीष मोरे का। आशीष मोरे बेसिकली यहाँ पर क्या है कि जो एक मिनिस्टर हैं सौरभ भारद्वाज, आम आदमी पार्टी सरकार के अंदर दिल्ली में, उन्होंने बेसिकली आशीष मोरे को ट्रांसफर कर दिया, जिसको लेकर आशीष मोरे ने कहा कि देखिए वो जानबूझकर मुझसे बदला लेने के लिए एक प्रकार से जो सौरभ भारद्वाज जी हैं वो इस तरह का जो है ट्रांसफर मुझे यहाँ पर कर रहे हैं। और इसी को देखते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर ने भी यहाँ पर इस सिचुएशन पर यही कहा कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की सरकार काम कर रही है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इस तरह से नहीं होना चाहिए, आप इंटिमिडेट नहीं कर सकते ब्यूरोक्रेट्स को, ऑफिसर्स को, आपको सही तरीके से करना होगा। तो ये पूरा मामला टसल चल रहा था, लेकिन मैं आपको बता दूं असली जो रियल फाइट होने वाली है वो होने वाली है राज्यसभा के अंदर, क्योंकि आपको मैंने बताया ना, ऑर्डिनेंस जो लाया गया है वो 6 महीने तक ही वैलिड रहता है, इसको पार्लियामेंट में पास कराना ही पड़ेगा सरकार को। तो इसके लिए पार्लियामेंट में, अब आपको पता ही है हमारे देश में जो पार्लियामेंट है वो है लोकसभा और राज्यसभा। तो ऑब्वियस सी बात है इस समय सरकार के पास जो पूर्ण बहुमत है वो लोकसभा में, लेकिन राज्यसभा में क्या सरकार के पास पूर्ण बहुमत है? नहीं है। और इसीलिए अरविंद केजरीवाल पूरे देश भर में ये कह रहे हैं सभी ऑपोजिशन पार्टी से कि हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि ये जो बिल लाया जाएगा राज्यसभा में आप उसको डिफीट कर दीजिए, आप उसको पास मत होने दीजिए, ताकि सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है उसको जो चैलेंज किया गया है एक प्रकार से सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा वो पास ना हो पाए। लेकिन दूसरी तरफ जो बीजेपी है उनका कहना है कि नहीं, हम ऑप्टिमिस्टिक हैं कि हमारा जो बिल है वो राज्यसभा से भी पास हो जाएगा। अब मैं आपको थोड़ा सा आंकड़ा भी बताता हूं। देखो ये राज्यसभा आप देख सकते हो टोटल 245 यहां पर सीट्स होता है, लेकिन इसके अंदर बेसिकली क्या है ना, आप देखोगे इस समय प्रेजेंट में 7 वैकेंसीज हैं, 7 वैकेंट सीट्स हैं, ठीक है। अब क्या है कि 7 वैकेंट सीट्स होने से टोटल स्ट्रेंथ कितनी हो गई इसकी? 238 हो गई, ठीक है। अब 238 में प्रेजेंट में आप देखोगे सरकार के पास जो सीट्स हैं वो उनकी संख्या 110, तो 238 में अगर हम 50% देखें तो वो आता है आपका 119, लेकिन सरकार के पास कितना है? 110 सीट्स है। तो इसी की वजह से सरकार के पास पूर्ण बहुमत राज्यसभा में नहीं है। लोकसभा में तो सरकार पास करा देगी, राज्यसभा में क्या करेगी? तो अब यहां पर क्या है ना, मान लो ये 7 वैकेंट सीट्स है, इसमें बताया जा रहा है कि 2 नॉमिनेट कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब आपको पता है ना नॉमिनेट होते हैं जो आपका राज्यसभा में, तो राज्यसभा में 2 नॉमिनेट कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इससे मान लो बीजेपी का जो स्ट्रेंथ हो जाएगा टोटल, इनकेस मान लो 112 हो जाएगा, तो टोटल यहां पर स्ट्रेंथ भी तो बढ़ जाएगा, 240 हो जाएगा। 240 में सरकार को चाहिए अगेन एटलीस्ट 120 से ऊपर चाहिए, तो अगेन 8 सीट कम पड़ जा रहा है, 8-9 सीट कम पड़ जा रहा है सरकार के पास। तो अब क्या है ना कि मैं आपको बता दूं, जो ऑपोजिशन में अगर आप देखोगे आंध्र प्रदेश के अंदर जो वाईएसआर कांग्रेस है, जगन मोहन रेड्डी की जो पार्टी है, और दूसरी तरफ उड़ीसा में जो बीजेडी है, बीजू जनता दल, नवीन पटनायक जिसके लीडर हैं, सीएम हैं, तो इन दोनों के पास अगर आप देखोगे दोनों के पास 9-9 सीट्स हैं राज्यसभा में। 9 सीट्स बीजेडी के पास है, 9 सीट्स वाईएसआर कांग्रेस। तो कोई भी इन दोनों में से एक पार्टी अगर बीजेपी को सपोर्ट कर देती है तब इनका ये पास हो जाएगा। तो यहां पर क्या हुआ है, रिसेंटली आपने देखा होगा एक और खबर कि बिहार के जो चीफ मिनिस्टर हैं नीतीश कुमार, उन्होंने अपना अलायंस तोड़ दिया है बीजेपी के साथ अगेन, तो वो मिलने गए थे रिसेंटली उड़ीसा में नवीन पटनायक से। अब क्या है कि नवीन पटनायक को ऑपोजिशन कैंप में लाने की कोशिश हो रही है, जो एक बड़ा अलायंस की बात हो रहा है देश के अंदर 2024 में बीजेपी को टक्कर मिले, इसके लिए यहां पर नवीन पटनायक को भी साथ लाने की कोशिश कर रही है कांग्रेस और बाकी के सभी पार्टीज। लेकिन आज जैसा कि आपको पता होगा नवीन पटनायक का काफी अच्छा रिलेशन है प्राइम मिनिस्टर के साथ, नरेंद्र मोदी जी के साथ, तो अक्सर यही देखने को मिलता है कि राज्यसभा में जब भी बीजेपी को जरूरत पड़ती है बिल पास कराने के लिए तो नवीन पटनायक और जगन मोहन रेड्डी वो साथ आ जाते हैं। तो यही यहां पर हो रहा है कि अगर नवीन पटनायक या जगन मोहन रेड्डी दोनों में से कोई भी अगर साथ आ जाता है तो ये बिल आसानी से पास हो जाएगा राज्यसभा में। लेकिन बात यही है कि क्या वो हो पाता है कि नहीं। इसके अलावा एक और सबसे बड़ा क्वेश्चन है कांग्रेस का क्या स्टैंड होगा, क्योंकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी उनका भी रिलेशन कोई बहुत अच्छा नहीं है, आपको पता ही होगा। और आप देख ही सकते हो यहां पर कि जो दिल्ली के अंदर जो शीला दीक्षित के बेटे हैं संदीप दीक्षित, उन्होंने यहां पर अभी रिसेंटली यही बयान दिया कि केजरीवाल गवर्नमेंट हैज फेल्ड। तो कांग्रेस पार्टी भी आम आदमी पार्टी की सरकार को क्रिटिसाइज कर रही है। तो अब मान लो अगर कांग्रेस पार्टी हट जाती है इससे, राज्यसभा में सपोर्ट नहीं करती है आम आदमी पार्टी को, तो एक प्रकार से क्या होगा, अगेन ये बिल
आराम से पास हो जाएगा। तो देखना होगा क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए केजरीवाल जी का स्टेटमेंट आया है कि जो राज्यसभा में ये बिल है अगर हम इसको रिजेक्ट कर देते हैं तो ये एक प्रकार से सेमीफाइनल की तरह होगा, तो 2024 में बीजेपी को हराने में काफी मदद हो जाएगी। देखना होगा किस तरह से चीजें प्ले आउट होती हैं। देखो यहाँ पर दो चीज हैं, एक तो राज्यसभा से बिल पास होता है कि नहीं, एक ये देखना होगा, और दूसरा अब मामला वापस से सुप्रीम कोर्ट के आया है, सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय लेता है अब, क्योंकि ऑर्डिनेंस लाया गया है सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा, तो देखना होगा, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जाने से पहले एक काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हम दिल्ली वगैरह की बात करें तो मिडीवल टाइम्स में दिल्ली सल्तनत के दौरान जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है इनमें से कौन सा था यह आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था, UPSC की अगर आप तैयारी कर रहे हो, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।